नमस्कार, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। एक दीप जो विगत 21 वर्षों से उज्जैन के शैक्षणिक और सामाजिक संस्थान भारतीय ज्ञानपीठ के प्रांगण में अनवरत जल रहा है। एक ऐसा दीप जो न आंधियों से बुझा न तूफानों से डरा। वह दीप और उसका प्रकाश बस चलता रहा, अनवरत, अविचल, अडिग। और आज 22वें वर्ष में उसी दीप के अपने उसी उजास, उसी आभा, उसी तेज और समाज में सद्भाव के उसी उद्देश्य के साथ प्रज्वलित होने की शुभ बेला आ पहुंची है। इस दीप को हम अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला के नाम से जानते हैं और इस दीप की पहली ज्योति को प्रज्वलित करने वाले संस्थान के पितृ पुरुष को कर्मयोगी स्वर्गीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी के नाम से जानते हैं। सद्भाव का यह दीप पहले भी प्रज्वलित था तो श्रद्धेय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की इच्छा शक्ति और प्रयासों से, और आज भी प्रज्वलित है तो वह उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से है। सद्भावना की ये ज्योति स्मृति है कवि कुलगुरु डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की, जिनका सृजन साहित्य जगत के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। यह ज्योति कायम है प्रख्यात शिक्षाविदों की विचार ज्योति के रूप में, कई धर्माचार्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों, न्यायवेत्ताओं और मूर्धन्य साहित्यकारों के वैचारिक दीपों के रूप में। आप सभी के सहयोग और समर्थन के आधार पर आज व्याख्यानमाला की कीर्ति, इसका यश इस तरह व्यापक हुए हैं कि हम भारतीय ज्ञानपीठ के सद्भावना सभागृह में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर तो इसे सुन ही रहे हैं, साथ ही इसी समय व्याख्यानमाला को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सुना जा रहा है। उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से भी हजारों श्रोताओं तक ये व्याख्यानमाला पहुंच रही है। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑन एयर तीनों विधाओं में इस व्याख्यानमाला में सहभागिता करने वाले सद्भावना प्रेमियों का पुनः स्वागत, वंदन और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारा सौभाग्य है कि 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला के शुभारंभ प्रसंग पर हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसे प्रखर वक्ता, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ जाना जाता है। IIT मुंबई के प्रोफेसर, भारत के सोलरमैन माननीय चेतन सिंह सोलंकी जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस प्रसंग को स्मृतिपूर्ण बनाने के लिए हमें पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के यशस्वी कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज साहब का। व्याख्यानमाला के शुभारंभ प्रसंग की गरिमामयी अध्यक्षता करते हुए आप हमारे बीच उपस्थित हैं। भारतीय ज्ञानपीठ, श्रीपाल एजुकेशन सोसाइटी और श्री कृष्ण शिक्षण लोक परमार्थ समिति की ओर से दोनों विद्वत व्यक्तित्वों का स्वागत और अभिनंदन। तो लीजिए, अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला का 22वां दीप प्रज्वलित करते हैं ऐसे व्यक्तित्वों के सम्मुख जिनकी स्मृति और जिनकी प्रेरणा से यह व्याख्यानमाला आयोजित हो रही है। तो कृपया तालियों के माध्यम से हम भी सम्मिलित हों 22वें सद्भावना दीप की इस प्रज्वलन बेला में। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिं विनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते दीपज्योति नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। भारतीय ज्ञानपीठ का सद्भावना सभागृह आज अपनी पूरी क्षमता के साथ दर्शकों से भरा है। दर्शकों के आने का क्रम लगातार जारी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी श्रोतागण लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं। अधिक से अधिक श्रोतागण
आज के व्याख्यानों का लाभ ले सके, इस हेतु आज के प्रेरक व्याख्यानों के ठीक पहले देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने का अनुरोध हम करते हैं संस्थान की शिक्षिकाओं से। यह सिर्फ गीत की पंक्तियां नहीं बल्कि ये उद्देश्य है, ये संकल्प है इस संस्था का और अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला का। अत्यंत ही गौरव का विषय है कि आज सद्भावना व्याख्यानमाला के शुभारंभ प्रसंग पर प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं भारत के सोलर मैन, भारत के सोलर गांधी, जो किसी व्यक्ति नहीं बल्कि एक मिशन का नाम है, प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी। आप IIT मुंबई के प्रोफेसर हैं, एक
प्रोफेसर जिनका जीवन ही अपना आप में एक ऐसा क्लासरूम है जो हमेशा लोगों को जागरूक करता है ऊर्जा के संरक्षण के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए। ऊर्जा के ऐसे सच्चे साधक कि उन्होंने खुद से एक वादा कर लिया कि वह तपती गर्मी में भी एसी, कूलर, ऐसी सुविधाओं का उपयोग वह नहीं करेंगे। वर्ष 2020 के आखिर में जब हम सब शायद अपने अपने घरों में थे, तब आप अपने सोलर एनर्जी से चलने वाली बस में निकल पड़े एक ऐसी यात्रा पर जिसका नाम है ऊर्जा स्वराज यात्रा। यह अपने आप में 11 साल का सफ़र है जिसका उद्देश्य है देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। तो लीजिए, बिना देर किए आमंत्रित करते हैं आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी से कि वे एक ज्वलंत विषय जलवायु परिवर्तन की समस्या और सोलर ऊर्जा से निदान, इस पर अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। कृपया तालियों के माध्यम से स्वागत करें आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चेतन सिंह सोलंकी है। मैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हूँ और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। और इस समय मैं एक विशेष यात्रा पर हूँ जो एनर्जी स्वराज यात्रा है। 11 साल की यात्रा है। मैंने 11 साल का संकल्प लिया है कि मैं घर नहीं जाऊँगा और 11 साल के दौरान मैं बस में रह के पूरे भारत का भ्रमण करूँगा और ये जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या को समझाना लोगों को और उसको कैसे हल करना उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज इस 22वें अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला में मुझे बुलाया गया है। और ये जो व्याख्यानमाला कर्मयोगी स्वर्गीय कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा से आयोजित होती है और पद्म भूषण श्री डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित होती है। और आज में ये जो विषय है जलवायु परिवर्तन की समस्या को सोलर ऊर्जा से कैसे हल किया जा सकता है, उस समस्या के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन है क्या और सोलर एनर्जी सॉल्यूशन को कैसे उपयोग किया जा सकता है, और इसके 6 बिंदु के माध्यम से मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। तो पहले हम समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में कई लोगों को जो आइडिया है जलवायु परिवर्तन वो ठीक नहीं है। कई लोगों को लगता है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कट रहे, वो जलवायु परिवर्तन है। कई लोगों को लगता है कि जो प्रदूषण होता है वो जलवायु परिवर्तन है। आंसर ऐसा नहीं है। जलवायु परिवर्तन हमारा जो क्लाइमेट है, वेदर सिस्टम है, उसमें चेंज होने की प्रक्रिया को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो क्या हो चुका है, आप और हम अनुभव करते हैं कि बारिश जैसे पहले होती थी अब नहीं है, ठंड जैसे पहले होती थी अब नहीं है, गर्मी जैसे होती थी अब नहीं है। ये सारा सिस्टम बदल चुका है और इस धरती को लाखों करोड़ों साल लगे थे इस सिस्टम बनाने में, इस स्थिति पर आने में, परंतु पिछले 100 सालों के अंदर में ये काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज के 1000 साल पहले बाढ़ नहीं आती थी, आज के 1000 साल पहले जंगलों में आग नहीं लगती थी। ये जलवायु परिवर्तन के सारे ये घटना होने लगी, बाढ़ आना, जंगलों में आग लगना, सूखा पड़ना, शीत लहर चलना, गर्मी की लहर चलना, बर्फ़ का पिघलना, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो वेदर सिस्टम चेंज हो गया है। और ऐसा नहीं कि आज के 1000 साल पहले बाढ़ नहीं आती थी, 500 साल पहले बाढ़ नहीं आती थी, तब भी आती थी। परंतु इस जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो क्लाइमेट की घटनाएं, जो इरेक्टिक वेदर पैटर्न है, जो बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, इनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ गई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि यदि हम कंपेयर करें 1970 से 79 का जो दशक था और 2010 से 2019 का जो दशक था, ये दशक को कंपेयर करें तो बाढ़ आने की संख्या करीब 5 गुना ज़्यादा, मतलब 500% बढ़ गई है। ठीक उसी तरह से जंगल में आग लगने की संख्या 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये होना जलवायु परिवर्तन है। सिस्टम, वेदर सिस्टम का चेंज होना जलवायु परिवर्तन है। बर्फ का तेजी से पिघलना जलवायु परिवर्तन है। समुद्र का लेवल का बढ़ना जलवायु परिवर्तन है। तो ये सबसे पहले हम समझ लें। दूसरा बिंदु, ये जलवायु परिवर्तन क्यों हुआ है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तो उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। जलवायु परिवर्तन क्यों हुआ, लोगों से पूछो तो वही जंगल के कटने से हुआ है, प्रदूषण के कारण हुआ है, प्लास्टिक के कारण हुआ है, ये सब लोग बताते। परंतु यदि आप इसकी जड़ में देखें, इस पूरी समस्या को गंभीरता से देखें,
तो आपको पता चलेगा कि पूरी समस्या का जो केंद्र है वो एक ही चीज़ है, वो है एनर्जी का उपयोग। जब से हमने कार्बन वाली एनर्जी, जो कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सब का उपयोग करना चालू किया है, तब से ये जलवायु परिवर्तन में योगदान चालू किया है। तो ये कार्बन वाले जो स्रोत है उससे जलवायु परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि ये चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, ये सब एक ही अणु से मिलके बने। और जब भी हम कार्बन को जलाते हैं तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। हम सब लोग क्या करते हैं? एनर्जी का उपयोग करते हैं। खाना बनाते हैं एलपीजी में तो एनर्जी का उपयोग किया, यदि ट्रेवल किया तो पेट्रोल डीजल का उपयोग किया, एनर्जी का उपयोग किया, यदि मैंने ब्रश किया तो भी एनर्जी का उपयोग किया, क्योंकि ब्रश करने के लिए मुझे टूथपेस्ट, टूथब्रश, वॉश बेसिन, पाइप, मोटर, ओवरहेड टैंक, सीमेंट, कंक्रीट, क्या क्या सामान लगता है, ये सब के बनने में एनर्जी लगती है ना। जब मैंने कपड़े पहने तो एनर्जी का उपयोग किया है, जब मैं सीमेंट का उपयोग करता हूँ एनर्जी का उपयोग करता हूँ, रोड का उपयोग करता हूँ एनर्जी का उपयोग करता हूँ, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ उसमें भी एनर्जी लगी बनाने में, तो मैं एनर्जी का उपयोग किया। और चूंकि आज की तारीख में विश्व की 85% एनर्जी, 84 से 85% एनर्जी ये 3 साधनों से आती है, कोयला, पेट्रोल, डीजल। सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो, न्यूक्लियर एनर्जी मिला के सिर्फ 15% है। आज भी विश्व की 84-85% ऊर्जा कोयला, पेट्रोल, डीजल से आती है। इसका मतलब है जब भी हम डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी सामान का, किसी भी वस्तु का या किसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो 85% चांस है कि वो कोयला, पेट्रोल, डीजल से आया होगा। इसका मतलब है 85% आपकी जो गतिविधियाँ, मेरी जो गतिविधियाँ दिन भर की होती है उसमें जो मैं उपयोग करता हूँ उसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता हूँ। और आप भी करते हैं और सब लोग करते हैं, दुनिया के सारे लोग करते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे लोग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, शहर का हो, गांव का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, भारत का हो, हर व्यक्ति एनर्जी और वस्तुओं का उपयोग करता है। इसलिए हर व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है गर्मी को ट्रैप करके रखना, पकड़ के रखना। आज की तारीख में धरती के वातावरण में करीब 52% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, 52%, आप सोच सकते हैं एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? आज के आधुनिक मनुष्य ने, मतलब हम सब ने मिलके अपने वातावरण को 52% बदल डाला है। कितने खतरनाक हो गए हम लोग। और किसी जानवर में इतनी क्षमता नहीं है जो मनुष्य में है, अपने पर्यावरण को 52% बदल डाला है। और ये 52% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को पकड़ने का काम करती है। इसका मतलब है धरती को गर्मी को ट्रैप करने की, पकड़ के रखने की क्षमता 52% बढ़ गई। उस कारण से धरती का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर साल अनुभव कर रहे होंगे किस तरह से इस हर साल का तापमान पिछले साल से ज़्यादा होता है। तो ये न सिर्फ बढ़ते जा रहा है, पहले ये लीनियर तरीके से बढ़ता था, अभी और तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल। तो ये क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हो चुका है। और क्लाइमेट चेंज हो नहीं चुका है, एक्सेलरेट हो रहा है। जलवायु परिवर्तन एक्सेलरेट हो रहा है और ये कार्बन उत्सर्जन के कारण हो रहा है, जो हम करते हैं, सब करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आएगा कि जलवायु परिवर्तन का एक ही कारण है, कार्बन के स्रोत का उपयोग करना या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना, जो हम सब करते हैं। अच्छा, धरती का तापमान आज की तारीख में लगभग डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो 2.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो लगभग 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 2.3 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत बड़ा परिवर्तन है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 97-98 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में। मात्र 2 डिग्री बढ़ जाए तो 100 डिग्री हो जाता है। और 100 डिग्री जब शरीर का तापमान होता है तो क्या कहते हैं? बुखार आया है। अभी धरती का तापमान 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, तो हम कह सकते हैं धरती को बुखार आया है। और जैसे हमें बुखार आता है तो ठीक से खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह से चूंकि धरती को बुखार आया है, धरती भी ठीक से व्यवहार नहीं कर सकती। इसलिए सूखा पड़ना, आग लगना, जंगलों में आग लगना, समुद्र का लेवल बढ़ना, बर्फ़ का पिघलना, मौसम का परिवर्तन होना, बाढ़ आना, ये हीट वेव चलना, कोल्ड वेव चलना, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो पहला पॉइंट था जलवायु परिवर्तन, मतलब चेंज इन वेदर सिस्टम को बदलना। दूसरा है ये जलवायु परिवर्तन क्या हुआ है?
एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण हुआ है। तीसरा पॉइंट है, ये भी समझ लेना चाहिए कि किसने किया है, जलवायु परिवर्तन किसने किया। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, बताइए जलवायु परिवर्तन किसने किया। तो जितने पढ़े लिखे होशियार इंटेलिजेंट लोग पता है क्या बोलते हैं, इंसानों ने किया है, मैंने थोड़ी किया है। तो मैं पूछता, अच्छा आप इंसान नहीं हो क्या? आप भी इंसान हो ना, तो किसने किया है? हमने किया है। वो भी गलत है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, परंतु हर व्यक्ति जो एनर्जी का उपयोग करता है, मटेरियल का उपयोग करता है, वो कार्बन उत्सर्जन करता है, इसलिए क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार है। इसलिए ये कहना ज़्यादा उचित है कि जलवायु परिवर्तन किसने किया है? मैंने किया है, क्योंकि मैं एनर्जी का उपयोग करता हूँ, क्योंकि मैं मटेरियल का उपयोग करता हूँ, मैं पंखे का उपयोग करता हूँ, मैं एलपीजी का उपयोग करता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे विश्व में आप लोगों से पूछो क्लाइमेट चेंज को ठीक कौन करना चाहिए, सब बोलेंगे सरकार को करना चाहिए, इंडस्ट्री को करना चाहिए, जबकि हम भूल जाते हैं कि इंडस्ट्री क्लाइमेट चेंज नहीं करती। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है, परंतु वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का जो उपयोग करता है, जो उसको उपयोग करने का निर्णय लेता है, वो क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार है, वो जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार है। इसलिए मैं वो व्यक्ति हूँ। और कितनी बड़ी विडंबना है, देखो पूरे विश्व में, भारत देश में एक तरफ जीडीपी तो बढ़ती जा रही है, परंतु जो नेचर है, प्रकृति, वो डिग्रेड होती जा रही है। अच्छा, हम टीवी के बिना जी सकते हैं, मोबाइल फोन के बिना जी सकते हैं, कंप्यूटर के बिना जी सकते हैं, और ये सारे तीनों चीज़ों की टेक्नोलॉजी ऊपर बढ़ती जा रही है, परंतु जिसके बिना जी नहीं सकते, हवा, पानी और मिट्टी, बिना सांस लिए जी नहीं सकते, बिना पानी पिए जी नहीं सकते, बिना खाना खाए जी नहीं सकते, जिसके बिना जी नहीं सकते उसकी हालत खराब हो रही। आप में से कोई गारंटी कर सकता है कि आप जो सांस लेते हो शुद्ध हवा है? आप में से कोई बिना फिल्टर का पानी पी सकता है? आप में से कोई ये गारंटी कर सकता है कि आप जो खाना खाते हो उसमें केमिकल्स नहीं है? जो जीवन का आधार है, जिसके बिना जिया नहीं जा सकता, उनकी हालत खराब है। तो एक तरफ जीडीपी बढ़ रही, दूसरी तरफ प्रकृति, नेचर डिग्रेड हो रही। मन में प्रश्न आता है कि ये आधुनिकता है कि मूर्खता है? और ये मूर्खता दिखती, हम उसी पानी को कैसे खराब करते जो खुद पीना है। आज गंगा मैया जैसी पवित्र नदियाँ, जहाँ पे स्नान करने से, डुबकी लगाने से पाप धुल जाते थे, बीमारियां दूर हो जाती थी, आज क्या हालत है? आज वहाँ पे आप जाके डुबकी लगाओ तो 2-4 पाप घर आ जाएंगे। तो हम इंसानों ने कितनी मूर्खता का काम किया है कि जो जीवन का आधार है उसी को खराब कर लिया। तो मूर्ख कौन है? मैं हूँ। ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है। तो क्लाइमेट चेंज किसने किया, जलवायु परिवर्तन किसने किया है? मैंने किया है। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। क्लाइमेट चेंज क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, क्यों हुआ है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण हुआ है, और मैंने किया है। अभी हम इसको हल की तरफ देखते हैं। इसको हल करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, 3 बिंदु और देखेंगे। तो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन को कब ठीक करना चाहिए? आपका क्या उत्तर होगा? कब ठीक करना चाहिए? आज, अभी। क्यों ठीक अभी करना चाहिए? क्योंकि ये धरती का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है, और क्लाइमेट वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों? क्या होने वाला 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग पे? क्या अचानक प्रलय आएगा और हम सब लोग मारे जाएंगे? ऐसा होने वाला है? उत्तर बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली, इतने आसानी से नहीं मारेगी प्रकृति हमको। कैसे मारेगी पता है? एक मूवी में जो खतरनाक, जो खलनायक होता है, वो हीरो को कैसे मारता है? धीरे धीरे, तड़पा तड़पा के। ये प्रकृति भी हमको तड़पा तड़पा के ही मारने वाली है। तो जब 1.5 डिग्री तापमान ग्लोबल वार्मिंग का क्रॉस हो जाएगा और 2 डिग्री होते होते पूरा ये जो जलवायु में परिवर्तन है अपरिवर्तनीय हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या? उसके बाद सारे मनुष्य जितने भी प्रयास कर लें, जो भी कर ले, जितना भी विज्ञान डेवलप कर ले, जो भी कर ले, भले ही ये डिसाइड कर ले कि आज के बाद सिर्फ लंगोट पहन के जिएंगे, फिर भी जलवायु परिवर्तन को रिवर्स नहीं कर सकते। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अपरिवर्तनीय। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ लक्ष्मण रेखा है। एक बार आप इसको कूद गए तो वापस नहीं आ सकते। इसलिए जो भी करना है, कब करना है? अभी करना है। यही समय सही समय है, यही समय सही समय है। 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बाकी है, हार्डली 5 साल। एक क्लाइमेट क्लॉक बनाई हमने, क्लाइमेट घड़ी बनाई जो बताती कितना समय बाकी है, और वो घड़ी टिक टिक करती है, परंतु उसमें समय कम होते जाता है, समय पीछे जा रहा है।
कितना समय बाकी है वो बताती है। 5 साढ़े 5 साल का ही समय बाकी है। तो जो भी परिवर्तन करना है आज अभी करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये चौथा पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को ठीक कब करना है? अभी करना है। पांचवा पॉइंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कैसे ठीक करें और सोलर एनर्जी का उपयोग कैसे करें, ये बात को समझना है, जो कि आज का मुख्य विषय। मैंने इतना समय इसलिए दूसरे विषय पर दिया क्योंकि यदि हम इसकी जड़ को नहीं समझेंगे कि मैं कारण हूँ और कार्बन उत्सर्जन कारण है, तो इसको समस्या को समझ नहीं पाएंगे। और दुर्भाग्य से भारत में ऐसा ही हो रहा है, विश्व में ऐसा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हल हो रहा है? क्योंकि चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या नीति आयोग हो या कई मंत्रालय हो भारत सरकार के या विश्व के अलग अलग सरकारों के, हम पॉलिसी तो बनाते हैं, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ाते हैं, परंतु देखा ये जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन हर साल बिगड़ते जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, हर साल तेजी से बिगड़ रहा है। इसका मतलब है कि जो हम अभी तक करते आए, जिन मापदंडों से हम जलवायु परिवर्तन को ठीक करना चाहते हैं, वो मापदंड काम नहीं कर रहे हैं, वो नीतियां काम नहीं कर रही, वो टेक्नोलॉजी प्रगति काम नहीं कर रही है, या कर रही तो हम पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कैसे जलवायु परिवर्तन को ठीक करना है ये समझना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है 99% लोगों को इसकी समझ नहीं है, भले वो पर्यावरण में ही क्यों ना काम करते हो, भले वो पॉलिसी क्यों ना बनाते हो, भले वो नीति आयोग के लोग क्यों ना हो, 99% लोग समझते नहीं। तो जो पांचवा बिंदु है कि कैसे जलवायु परिवर्तन को ठीक किया जाए, उसके मेरे हिसाब से 2 तरीके हैं। 2, पहले तो बाउंड्री कंडीशन है। आपको समझना पड़ेगा कि हम इसी धरती पर रहते हैं और सारा सामान, सारी ऊर्जा, सारा मटेरियल इसी धरती से लेते हैं। तो धरती पर रहने के नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम घर में रहने के नियम पालन करते हैं। क्या घर में रहने का नियम होता है? किचन में खाना बनाएंगे, है ना, बेडरूम में सोएंगे, बाथरूम में नहाएंगे। उल्टा नहीं करते ना कि बेडरूम में हम खाना बनाएंगे और किचन में सोएंगे, ऐसा नहीं करते। तो छोटा सा घर, 1000, 1200-1500 स्क्वायर फीट का घर होता है, उसके भी हमने नियम बना के रखे। ये जो धरती है, जो बड़ा घर है, आपको नहीं लगता इसमें रहने के नियम होना चाहिए? परंतु दुर्भाग्य की बात, आज तक न किसी माता पिता ने, किसी प्रोफेसर ने, न किसी पॉलिसी मेकर ने, न किसी पॉलिटिशियन ने, न प्रेस ने, कभी किसी ने ये नहीं समझाया कि धरती पे रहने के क्या नियम होना चाहिए। मैंने 2 नियम बनाए हैं और मैं इसको बोलता हूं अस्तित्व के नियम है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये मनुष्य जीवन के अस्तित्व के नियम है। आप इसको सोलंकी के अस्तित्व के नियम बोल सकते हैं। 2 नियम है और ये इस अस्तित्व के नियम मतलब क्या? यदि इन नियमों से किसी भी एक नियम का उल्लंघन किया तो मुझे लगता है मनुष्य का जीवन धरती पर नहीं बचेगा, इसकी पूरी गारंटी है। पहला नियम क्या है? जिस इकोसिस्टम में, इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज टू बी फाइनाइट कंजम्पशन। जो इकोसिस्टम में, जो सिस्टम में संसाधन सीमित हो, उसका उपयोग सीमित होना चाहिए, है ना। तो देखो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, विज्ञान बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, परंतु क्या धरती का साइज बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। धरती पे पानी बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। मिट्टी बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। खनिज बढ़ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है धरती पर। सिर्फ इंसानों को लगता है कि नहीं, हमारी जीडीपी बढ़ना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। कैसे? जिस धरती से लेते हो वो खुद ही फिक्स है। तुम्हारी पॉपुलेशन के साथ में, इकोनॉमी के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में धरती नहीं बढ़ रही है और धरती के संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन लगातार नहीं बढ़ सकता। ये पहला नियम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज़रूरतों को सीमित करना पड़ेगा। यदि आपने इस ज़रूरतों को सीमित नहीं किया तो आप चाहे चांद पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी बना लो, ऑटोमेशन कर लो, एआई कर लो, आप कभी भी इस धरती पर सस्टेनेबल जीवन जी नहीं सकते। और आधुनिक मनुष्य की तो खासियत है, हम क्या करते हैं? एक प्रॉब्लम सॉल्व करते, दूसरी नहीं खड़ी करते हैं। और आधुनिक हो गए, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके 4 नहीं खड़ी करते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, परंतु साथ में क्या हो रहा है? पानी खराब, मिट्टी खराब, हवा खराब, जलवायु खराब, संबंध खराब, डिप्रेशन के लेवल बढ़ रहे हैं, वायलेंस का लेवल बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम उसको सर्वांगीण तरीके से, संपूर्ण तरीके से किसी भी समस्या को हल नहीं करते। हम सिर्फ एक तरफा फोकस होकर हल करते हैं और नई प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। इसलिए अस्तित्व का पहला नियम, अपनी जरूरतों को सीमित करो, क्योंकि धरती सीमित है। बहुत सरल है समझने के लिए। दूसरा, इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन। जब किसी इकोसिस्टम में
संसाधन सीमित हैं, तो उसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से होना चाहिए। और गांधी जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कहा था। उन्होंने कहा था मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए, है ना। मास प्रोडक्शन नहीं, केंद्रीयकरण नहीं, विकेंद्रीयकरण होना चाहिए, ग्राम का स्वराज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोकल लेवल पे अपना प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके कारण जो वेल्थ जनरेशन होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके कारण से समाज में समानता बनी रहेगी, उसके कारण में समाज में एफिशिएंट रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेशन के नाम पे, इतने केंद्रीकरण के नाम पे, भगवान जाने हमारा टूथपेस्ट कहाँ बनता है, हमारा कपड़ा कहाँ से बनता है, पता भगवान जाने मेरा जूता कहाँ से आता है, कितने सैकड़ों हजारों किलोमीटर ट्रेवल करता है। ये सबका एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है, जलवायु पे इम्पैक्ट होता है। तो जब हम लोकल करने लगेंगे तब जाके हमारा जो उत्पादन का काम है वो एफिशिएंट होगा, और एफिशिएंट होगा तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा, समाज में असमानता नहीं होगी, समानता होगी, हिंसा भी नहीं होगी। तो लिमिटिंग कंजम्पशन एंड लोकलाइजिंग प्रोडक्शन, ये दो नियम है, ज़रूरतों को सीमित करना और सीमित ज़रूरतों को लोकल पूरा करना। ये दो नियम हमें हर उस चीज़ पे अप्लाई करना चाहिए जो हम जीवन में उपयोग करते हैं। पानी का उपयोग करते हो, पहले लिमिट करो, मतलब वेस्ट मत करो, बाथटब में मत नहाओ, और लोकलाइज करो, मतलब लोकल रिचार्ज करो। खाना खाना है तो लिमिट करो, मतलब वेस्ट मत करो, और लोकलाइज करो, मतलब लोकल पैदा हुआ खाना, लोकल आलू, लोकल टमाटर। ऐसा नहीं कि आलू आपके 800 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, टमाटर 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। कपड़े पहनना है तो पहले सीमित करो, मतलब अलमारियाँ भर भर के मत रखो। आजकल कपड़ों को पहनना, खरीदना इतना आसान हो गया है कि हम लोग अलमारियाँ भर भर के रखी। कई सारे लोग के अलमारी में इतने कपड़े होते हैं कि वो कपड़े की जोड़ी मालिक का साल भर रास्ता देखती है, मेरा मालिक मुझे कब पहनेगा। कितनी अजीब बात है। आपके पास पैसे हो सकते हैं, आप कई सारे जोड़ी कपड़े खरीदना अफोर्ड कर सकते हो, आप 2 गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, 3 मकान अफोर्ड कर सकते हो। प्रश्न ये है कि प्रकृति अफोर्ड कर सकती है क्या? नहीं। आप बाय कर सकते हो, प्रश्न है कि नेचर सप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि नेचर बढ़ नहीं रही है। तो जलवायु परिवर्तन को हल करना है तो ये नियम का पालन करना पड़ेगा, लिमिट करना, लोकल करना। और यदि मुझे ये जो कार्बन एनर्जी के कारण जो गड़बड़ हुई है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, तो मुझे दूसरी ऊर्जा पे जाना पड़ेगा, मुझे ऐसी ऊर्जा पे जाना पड़ेगा जो अनंत है, जो क्लीन है, जो सबदूर है, सोलर ऊर्जा। तो मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे सोलर ऊर्जा पे ही जाना पड़ेगा। परंतु सोलर ऊर्जा पे जाने के पहले आपको ये 2 बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करना पड़ेगा। सोलर ऊर्जा की ज़रूरत को भी लिमिट करना पड़ेगा, और लिमिट ज़रूरतों को लोकल पैदा करना पड़ेगा, तब जाके आप सच में सस्टेनेबल होंगे। वरना सोलर का उपयोग जिस तरह से भारत देश में हो रहा है या विश्व में हो रहा है, वो समस्या का हल नहीं है। हमारे हिंदी में एक अच्छी सी कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। सोलर आपने बहुत लगा लिया क्योंकि आप पैसे वाले हो, और अपने घर में बहुत सारा सामान भर लिया, और 3-4 एसी लगा लिए, और सबको सोलर पे चला लिया, और कहा मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं तो ग्रीन एनर्जी का उपयोग करता हूँ। उत्तर है नहीं, अच्छा काम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सोलर एनर्जी का उपयोग करने के लिए भी आपको बहुत सारा ज़मीन को खोदना पड़ता है। सोलर पैनल बनाने में सिलिकॉन लगता है, मैंने सोलर सेल में पीएचडी की है। सिलिकॉन लगता है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 बार मेल्ट करना पड़ता है। सोलर सेल बनाना पड़ता है, सोलर सेल से मॉड्यूल बनाना पड़ता है, मॉड्यूल बनाने के लिए कांच लगता है, उसमें एल्यूमिनियम की फ्रेम लगती है, मॉड्यूल को पावर उसमें निकालने के लिए कॉपर का केबल लगता है, और उसको खड़ा करने के लिए आयरन स्ट्रक्चर लगता है, और जो सोलर मॉड्यूल से जो बिजली आती है उसको प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर लगता है। ये सारे सामान को बनाना, हमें खोदना, ज़मीन को उसकी माइनिंग करना, उसका प्रोसेसिंग करना, उसमें केमिकल का उपयोग करना, एनर्जी का उपयोग करना, और ये सारे प्रोडक्ट, इसकी लाइफ होती है। तो जब लाइफ खत्म होगी तो रिसाइकल करो, तो रिसाइकल करने में फिर एनर्जी जाएगी, फिर केमिकल जाएंगे। तो सोलर एनर्जी के उपयोग करने का भी साइड इफेक्ट होगा, कम होगा परंतु ज़ीरो नहीं होगा। और ये सभी में एप्लीकेबल है, चाहे कपड़े पहनने हो, ब्रश करना हो, सीमेंट का उपयोग करना हो, गाड़ी, सबके साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। इसलिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी यदि सोच समझ के नहीं किया तो जलवायु परिवर्तन की समस्या थोड़े शॉर्ट टर्म में हमको लगेगा कि अच्छा कर रहे हैं, परंतु लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में ये नुकसानदायक हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है 5वां पॉइंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो आपको जीवन में हर क्षेत्र में अपना सकते हो, लिमिटिंग एंड लोकलाइजिंग। ये याद रखना, 2 L याद रखना, लिमिट करो, लोकलाइज करो हर काम को, ठीक है। तो लिमिट और लोकलाइज करके क्या करना है? 6ठा पॉइंट,
सोलर एनर्जी का उपयोग कैसे करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वो हम सीख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन किसने किया है? मैंने किया है। तो ठीक किसे करना है? मुझे ही करना है। और मुझे क्या करना है? जो रॉन्ग एनर्जी का उपयोग करते हैं, गलत एनर्जी का उपयोग करते हैं, कार्बन एनर्जी को, उसको छोड़ के हमें राइट एनर्जी, सही ऊर्जा पे जाना पड़ेगा। और सही ऊर्जा जो शाश्वत है, जो तब तक चले जब तक मनुष्य का जीवन रहे, वो सोलर ऊर्जा ही है। तो सोलर ऊर्जा पे आना पड़ेगा, मेरे जीवन को 100% सोलर पे आना पड़ेगा, है ना। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करके सोलर को कैसे अपनाएं, उसके लिए मैंने सरल सी अप्रोच बनाई है। वो है 3 स्टेप अप्रोच है। और 3 स्टेप अप्रोच को हम बोलते हैं AMG, अवॉइड, मिनिमाइज और जनरेट अप्रोच, AMG। तो सोलर एनर्जी का उपयोग करना है तो पहले क्या करो? A करो, अवॉइड करो। सोलर एनर्जी का उपयोग भी मत करो। मैं हमेशा बोलता हूँ सोलर एनर्जी का उपयोग करने का पहला नियम है सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी का उपयोग करने के भी साइड इफेक्ट मैंने अभी आपको समझाया। अच्छा, मैं सोलर एनर्जी का प्रोफेसर हूँ और मैं लोग मुझे सोलर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, मध्य प्रदेश सरकार का सोलर एनर्जी का ब्रांड एम्बेसडर था। तो मेरा काम है सोलर को प्रमोट करना। पर पहला नियम क्या है? सोलर एनर्जी का उपयोग भी मत करो, क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट है, जैसे मैंने समझाया। अवॉइड करो। क्या अवॉइड कर सकते हैं? हम देखते हैं दिन में लाइट अवॉइड कर सकते हैं, दिन में लाइट का उपयोग ना करें। और क्या अवॉइड कर सकते हैं? फालतू पंखा चल रहा अवॉइड कर सकते हैं। मैंने जब अपने घर में देखना चालू किया क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकली। पहला मुझे लगा कि फ्रिज अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, हम बिना फ्रिज के रहते थे, अभी अभी बिगड़े। 30-35 साल पहले कोई फ्रिज ही नहीं होता था, अभी अभी हम बिगड़े। फ्रिज को अवॉइड करना चाहिए। मेरे घर में न फ्रिज है, न गीज़र है, न AC है। ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूँ, मैं IIT बॉम्बे का प्रोफेसर हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, पर मैंने क्या कहा? नेचर अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, अवॉइड क्यों करना चाहिए? मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्यों कंजूसी करूं, क्यों अवॉइड करूं? वेल, इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके फ्रिज के ऊपर लिखा रहेगा, आपने एक दिन फ्रिज का उपयोग किया तो उसमें रेटिंग लिखी रहती कितना बिजली होता है। और स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में तो जो कभी नहीं होता, उससे ज़्यादा ही कंजम्पशन होता है। एक दिन फ्रिज का उपयोग करने से लगभग 1 यूनिट बिजली का उपयोग होता है। एक बार गर्म पानी से नहाने से, जो गीज़र से नहाते हैं, 1 यूनिट बिजली लगती है। और 1 घंटा आप AC में बैठे तो 1 यूनिट बिजली लगती है। इस 1 यूनिट बिजली के कारण लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। 1 किलोग्राम। और ये 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा में जाता है तो इसकी औसत आयु जो होती है, लाइफ है कार्बन डाइऑक्साइड, वो 300 साल है। 300 साल तक आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आज उत्सर्जित हुआ है वो 300 साल तक रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग का काम करेगा, जलवायु परिवर्तन को में योगदान करेगा। मतलब क्या हुआ? आपके एक दिन फ्रिज के उपयोग करने का जो सुख है उसका दुख कब तक होगा? 300 साल। और ये किसको भुगतना पड़ेगा? आपको नहीं। आप तो हर व्यक्ति जो शायद मुझे सुन रहा होगा 30-40 साल में, 50 साल में तो धरती से चला ही जाएगा। 300 साल तो नहीं टिकने वाला। परंतु आपके बच्चे, मेरे बच्चे, आने वाले बच्चे, उनके नाती पोती 10 पीढ़ियां इस बात को भुगतती रहेगी, है ना। कितना खतरनाक काम है जो हम जाने अनजाने करते हैं, पता नहीं, लोगों को होश नहीं है। AC चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, भगवान जाने क्या कहते हैं, पर इस सब का साइड इफेक्ट है और हम अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे हैं और जिसका परिणाम या दुष्परिणाम आपको खुद दिख रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करो? अवॉइड करो, उपयोगी मत करो। 1/3 ज़रूरतें, चाहे एनर्जी हो, मटेरियल की, कम कर दो, अवॉइड कर दो। अवॉइड नहीं कर सकते तो क्या करो? M पे चले जाओ, AMG। M मतलब मिनिमाइज करो। ऐसे उपकरण का उपयोग करो जो बहुत कम एनर्जी में चल जाते हैं, बहुत से कम एनर्जी में चल जाते हैं। जैसे कि LED लाइट है, CFL की तुलना में आधी बिजली लगती है। जैसे कि BLDC पंखा है, नॉर्मल जो इंडक्शन मोटर पंखा होता है उससे आधी बिजली लगती है। आप अपने फ्रिज को छोटा कर लो, क्योंकि आपकी जो ज़रूरत है क्रिएटिव आपको अवॉइड करना चाहिए, पर अवॉइड नहीं करे तो मिनिमाइज़ कर लो। कैसे? छोटा कर लो। 4-4, 3-3 दरवाजा वाला फ्रिज मत लो। आपको जो ज़रूरत है, एकदम ही ज़रूरत है, 1-2 लीटर दूध होता है, 1-2 किलोग्राम सब्जी होती है, मिनिमाइज़ कर लो। छोटे फ्रिज का उपयोग करो, छोटे कमरे बनाओ, ताकि यदि AC को अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज़ करें, कम से कम AC में काम चल जाए। मिनिमाइज़ करो। 1/3 एनर्जी की ज़रूरत को अवॉइड कर देना चाहिए, 1/3 एनर्जी की ज़रूरत को मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। तो बचा कितना? सिर्फ 1/3, सिर्फ 1/3 बचा। तो 1/3 जनरेट करो। आखिरी G, AMG, जनरेट। कितना? सिर्फ 1/3। कहाँ पर जनरेट करना चाहिए? सोलर ऊर्जा को 1/3 की ज़रूरत है, वो अपने छत पे लोकल करना चाहिए। अच्छा, जब आपकी ज़रूरतें 1/3 हो जाएगी
तो सोलर सिस्टम का साइज़ 1/3 हो गया। आपको कम से कम सामान का सोलर में काम हो जाएगा, कम पैनल में काम हो जाएगा, 1/3 ज़रूरतें हो जाएगी, तो आपका सोलर सिस्टम भी सस्ता हो जाएगा, आपको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं, आपको बिजली कनेक्शन की ज़रूरत नहीं, आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लोकल जनरेट करें और ये AMG नियम का पालन करें, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट, 1/3 1/3 1/3। और AMG नियम का पालन नहीं किया तो आपको बोलना पड़ेगा OMG, ओ माई गॉड सोलर महंगा है, ओ माई गॉड छत पे जगह नहीं है। और AMG नियम का पालन किया तो हम सच में एनर्जी में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, सोलर ऊर्जा पे अपना जीवन 100% चला सकते हैं, एनर्जी में स्वराज ला सकते हैं, एनर्जी में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो काम है ये सबको करना पड़ेगा, हर व्यक्ति जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार है, हर व्यक्ति को ठीक करना पड़ेगा। और जब हर व्यक्ति इसको ठीक करने में लग जाएगा तब जाके सच में एक जन आंदोलन होगा। और मुझे लगता है कि सरकारों के प्रयासों से, पॉलिसी से और टेक्नोलॉजी से और सब्सिडी से हल होने वाली बात नहीं है, उसकी सिर्फ उससे नहीं होने वाला है, हम सबको जुड़ना पड़ेगा। हमें कम एनर्जी में जीवन जीना फैशन बनाना पड़ेगा। मेरे घर फ्रिज नहीं है, ये गर्व का विषय होना चाहिए। मैं बिना प्रेस के कपड़े पहनता हूँ, ये गर्व का विषय होना चाहिए। मेरे घर बिजली कनेक्शन नहीं है, ये गर्व का विषय होना चाहिए। मेरे घर के कारण कार्बन एमिशन नहीं होता, कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, ये गर्व का विषय होना चाहिए। मैं बिना प्रेस के कपड़े पहनता हूँ, जो प्रेस के कपड़े पहनता है वो कम अच्छा आदमी है। क्यों? क्योंकि उसके प्रेस करने से जो कार्बन उत्सर्जन होता है, बाय द वे प्रेस के 800-1000 वाट का पावर होता है, तो काफ़ी कार्बन उत्सर्जन होता है, वह सबको भुगतना पड़ेगा। तो कम एनर्जी में जीवन जीना फैशन बनाना पड़ेगा, एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, मेरे घर में ना फ्रिज है, ना गीज़र है, ना AC है, मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस करना भी बंद कर दिया। और इसको फैशन बनाने के लिए हमने ये भी डिसाइड किया, मेरी 2 बेटियां हैं, हमने ये डिसाइड किया कि उन बेटियों की जब भी शादी होगी, शादी में सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वाइट किया जाएगा जो बिना प्रेस के कपड़े पहन के आएंगे। वो जो प्रेस के कपड़े पहन के आएंगे उनको बोलेंगे नमस्ते, कल आना। तो चलिए हम सब मिलकर इसको फैशन बनाएं, AMG नियम का पालन करते हुए एनर्जी में आत्मनिर्भर बने, एनर्जी में स्वराज लेके आए, एनर्जी में इंडिपेंडेंस लेके आए, ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो सकूं, मेरा देश इंडिपेंडेंट हो सके, देश को बाहर से एनर्जी इंपोर्ट ना करना पड़े, मेरे कारण कार्बन उत्सर्जन ना हो और जलवायु परिवर्तन को रोक सके। लोकल हम इंडिपेंडेंट हो गए तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे लोग लगेंगे तो रोजगार पैदा कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। और ऐसा हम सब लोग करेंगे तो सच में हमारी धरती को एक रहने लायक धरती बना पाएंगे। और भारत देश ही एक ऐसा देश है मात्र जहाँ पर हमारी संस्कृति का हिस्सा इस तरह से जीना, पेड़ की इज्जत करना, उसकी पूजा करना, प्रकृति की करना, नदी की करना हमारे संस्कृति का हिस्सा है। तो मुझे लगता है, मैं विश्व की यात्रा की है, मुझे लगता है जो एनर्जी में स्वराज सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनाना चाहिए और भारत इसमें अग्रणी हो सकता है। हम हमारे व्यवहार से, आचरण से एनर्जी में आत्मनिर्भर होकर पूरे विश्व को एक मिसाल दे सकते हैं कि किस तरह से सस्टेनेबल तरीके से धरती पर जीना चाहिए और हम सही मायने में एक विश्व गुरु के रूप में बन सकते हैं और विश्व को दिशा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जलवायु परिवर्तन क्या है, क्यों हुआ है, मैंने किया है और अभी ठीक करना है, और लिमिट और लोकलाइज के जो बाउंड्री कंडीशंस का पालन करते हुए AMG नियम को अपनाते हुए 100% सोलर ऊर्जा पर जीवन को ले जाना है। वैसे भी सोलर ऊर्जा हमारे अस्तित्व का केंद्र है। मनुष्य का जीवन या किसी भी जीव जंतु या प्राणी का जीवन धरती पर सोलर ऊर्जा के कारण ही है। हम हमारे केंद्र को छोड़ चुके, रास्ता भटक चुके हैं, इसलिए 80-85% हमारी एनर्जी कोयले, पेट्रोल, डीजल से आती है। हमें यदि धरती पर जीवन को सस्टेनेबल बनाना है तो वापस सोलर ऊर्जा पर, वापस हमारे केंद्र पर ही आना पड़ेगा। हिंदी में कहते हैं जहाज का पंछी यदि रास्ता भटक जाए तो वापस जहाज पर आना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है। और ऐसा नहीं किया तो आखिरी में एक पॉइंट कहना चाहूँगा, ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का कि इस सदी के अंत तक धरती का तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम से कम या 6 डिग्री तक बढ़ सकता है डिग्री सेंटीग्रेड में। अभी सिर्फ 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा और इतनी उथल पुथल है दुनिया में, बाढ़, सूखा, आंधी, तूफान। सोचो 3, 4, 5, 6 डिग्री होगा आज के 80 साल बाद, 70 साल बाद, 100 साल बाद, तो क्या होगा? क्या मनुष्य का जीवन बचेगा तो कितनी संख्या में बचेगा, कैसे जी रहे होंगे, अपने आप में प्रश्न है। तो आज से अभी से बहुत बड़े परिवर्तन को अपनाएं अपने जीवन में, वरना हम कहते हैं एक ज़माने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है 3, 4, 5 हज़ार साल बाद एक नई प्रजाति धरती पर आएगी और क्या कहेगी, एक ज़माने में धरती पर इंसान हुआ करते थे। हे भगवान, हम कैसी बातें कर रहे हैं।
पर हमारा अनुभव, साइंस, टेक्नोलॉजी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज से अभी से ड्रास्टिक बदलाव अपने जीवन में लेके आएँ और हम खुद प्रेरणा का स्रोत बने और अपने जीवन को धरती पर जीने, अब सस्टेनेबल बनाएं और इस धरती को एक जीने लायक धरती बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरक और महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए। पृथ्वी का बढ़ता तापमान सिर्फ तापमान नहीं बल्कि पृथ्वी के लिए तो एक बुखार की तरह है और इसी बुखार युक्त पृथ्वी में हम सब जी रहे हैं। आंखें खोलने वाली ऐसी कई सच्चाई को व्यक्त करके आपने जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों को न सिर्फ हमारे समक्ष रखा बल्कि इस समस्या के निदान के रूप में एक नई दृष्टि भी आपने व्यापक करी कि सुविधाओं का उपभोग न करते हुए सादगी का जीवन ही इस धरती को, इस जीवन को बचा सकता है। सादगी, सरलता और सक्रियता की एक और प्रतिमूर्ति हमारे बीच उपस्थित हैं जो आज के समारोह की गरिमामयी अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसे विक्रम विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज साहब। विक्रम विश्वविद्यालय को प्रगति के नए सोपान पर ले जाने के प्रति आप निरंतर प्रतिबद्ध है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से इस शुभ अवसर पर हमें अनुग्रहित करें। पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की स्मृति और कर्मयोगी कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से आयोजित इस अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला के शुभारंभ प्रसंग पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, अतिथिगण और आयोजकों को मेरा सादर नमन। आज अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला का शुभारंभ प्रसंग है और निश्चित रूप से यह प्रसंग साक्षी बना है एक ऐसे विषय का जो न केवल वर्तमान समय की आवश्यकता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयासों और पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारत के सोलर गांधी के रूप में विख्यात हैं, उन्होंने आज जलवायु परिवर्तन और सोलर ऊर्जा से उनके निदान के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में भी उन्होंने इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से प्रस्तुत किया है। जलवायु परिवर्तन के बहुत गंभीर परिणाम हम सबके सामने हैं, चाहे वह बाढ़ हो, सूखा हो, समुद्र का जल स्तर बढ़ना हो या कृषि पर इसका प्रभाव है। हम सभी को इसकी गंभीरता का एहसास हो चुका है। हम देख रहे हैं कि मौसम की अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, बर्फबारी, बारिश और गर्मी की लहरें पहले से कहीं ज़्यादा तीव्र और तीक्ष्ण हो गई हैं। यह सब जलवायु में आ रहे परिवर्तन के संकेत हैं और ये सारे परिवर्तन हमारे जीवन पर सीधे सीधे बहुत गहरा असर डाल रहे हैं। इन प्रभावों से निपटने के लिए हमें तत्काल और बहुत अधिक प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी जो इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ में हैं, वे मेरे निजी तौर पर मित्र तो हैं ही, साथ ही वे इस समय राष्ट्र के, समाज के मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने हमें यह समझाया कि सोलर ऊर्जा केवल एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। यह हमारे जीवन शैली का एक अंग हो सकती है। उनका यह संदेश है कि हम जितना अधिक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपने ऊर्जा संसाधनों को स्वावलंबी बना सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान की चिंता हमको सर्वोच्च स्तर पर करना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि हमें वस्तुओं का प्रयोग तो करना है, उनका उपयोग तो करना है, लेकिन उनका उपभोग नहीं करना है। हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को उपयोग करना चाहिए। उनका अत्यधिक दोहन, उनका अत्यधिक उपयोग, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने से हमें बचना ही पड़ेगा। मनुष्य समाज के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीर कदम उठाएं। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, हमें ठोस कदम उठाने होंगे और इस दिशा में सौर ऊर्जा का महत्व बहुत अधिक है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी के प्रयासों ने हमें यह समझने का अवसर दिया है कि सौर ऊर्जा एक विकल्प नहीं है बल्कि यही एकमात्र साधन है जिससे हमारी भविष्य की समस्याओं का समाधान होगा और यह भविष्य की आवश्यकता भी है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने सिद्ध किया है कि सौर ऊर्जा न केवल स्वच्छ है बल्कि वह आर्थिक रूप से भी सशक्त और स्थिर है। आज हम देख सकते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा के विकास के लिए कई पहल चल रही हैं। सरकारें, शोध संस्थान और निजी क्षेत्र इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा का उपयोग आगे बढ़ रहा है। राष्ट्र ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में
आगे बढ़ रहा है और सफलता के बहुत ही नज़दीक है। ISA, जिसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, उसने भारत के लिए एक लक्ष्य रखा था। संपूर्ण विश्व के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम कितनी ऊर्जा का उत्पादन सोलर ऊर्जा के माध्यम से करेंगे, सौर ऊर्जा के माध्यम से करेंगे, तब हम ऊर्जा संकटों का समाधान कर पाएंगे। उस दिशा में मैं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, विद्वान जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको यह बतलाना चाहता हूँ कि इस दिशा में भारत संभवतः अपने लक्ष्य से, अपना जो लक्ष्य, समय का जो लक्ष्य दिया गया है, उस समय के लक्ष्य से पूर्व ही हम अपने ऊर्जा उत्पादन के, सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इसका बढ़ता उपयोग हमें न केवल ऊर्जा संकट से राहत दिलाएगा, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी एक शक्तिशाली उपाय है। इसका प्रभाव केवल हमारे देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में इसका सकारात्मक असर होगा। जब हम सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करेंगे तो न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। हमारे देश में सूर्य की किरणें प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और यदि हम इस ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करें तो न केवल हमारी ऊर्जाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, बल्कि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर सकते हैं। हम जलवायु परिवर्तन में आ रहे जो संकट है, उन संकटों को हम दूर कर सकते हैं। इन संकटों को दूर करने का प्रभाव दैशिक न होकर के वैश्विक है। यह पूरे विश्व का संकट जलवायु परिवर्तन आज बन चुका है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि सूखा, बाढ़ और असमय वर्षा न केवल जनजीवन को प्रभावित करती है, बल्कि यह फसल चक्रों को भी प्रभावित कर रही है, किसानों की आय को भी प्रभावित कर रही है, और समाज के लिए इतने बड़े संकट के रूप में यह जलवायु परिवर्तन खड़ा हो गया है कि इसका निदान केवल सौर ऊर्जा में ही ढूंढा जाना चाहिए। क्योंकि यह सब कुछ जो कुछ हम परिवर्तन देख रहे हैं, जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, उसका प्रमुख कारण औद्योगिक कारण तो इसके पीछे हैं ही, लेकिन मानव जनित जो गतिविधियां हैं वह भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए हमें सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। यह समय की आवश्यकता है और हमारे सुंदर और सुरक्षित भविष्य के लिए भी यह जरूरी है। जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, जब हम इसके उपयोग की बात करते हैं, तब हमें यह विचार करना होगा कि इसके लिए समाज में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, सामाजिक सोच में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे तो समाज में आपको यह दिखाई देगा कि सोलर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा का उपयोग अधिकांशतः वह समाज कर रहा है जिसको हम बहुत आधुनिक समाज कहते हैं। इसके प्रति जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में या उच्च शहरी क्षेत्रों से अगर हम उसकी तुलना करें, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना करें, तो हम पाएंगे कि इसका जो प्रभाव जितना व्यापक होना चाहिए तो उतना व्यापक नहीं हो पाया है। इसलिए समाज में इसको लेकर जागरूकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। शासकीय संस्थानों में, अर्धशासकीय संस्थानों में, निजी संस्थानों में अगर आवश्यक हो तो इसको अनिवार्य भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अंततः भविष्य यही है। और इसका उपयोग केवल ऊर्जा की बचत में, आर्थिक गतिविधियों में नहीं होगा, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का वाहक भी बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश के केंद्र में ही लगभग स्थित है, वहाँ मैं कुलगुरु के रूप में कार्यरत हूँ। यह दायित्व मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, इनका उचित निराकरण करने के लिए, संकट का उचित निराकरण करने के लिए हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हमारे विश्वविद्यालय में जल संचयन प्रणाली का हमने विकास किया है। उसके लिए हमने छोटे छोटे जल संरचनाएं बनाई हैं, कुछ बड़ी जल संरचनाएं भी बनाई हैं, और वर्षा जल के संग्रहण का एक प्रयास हमने किया है, और इनके माध्यम से हम 25 लाख लीटर से अधिक वर्षा के जल को परिसर में रोक पाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण अभियान जैसे कई कदम उठाए हैं, जो कि विभिन्न सामाजिक संगठनों की सहायता से, मैं अगर नाम लूँगा तो समय कम पड़ेगा, लेकिन शायद ही ऐसा कोई संस्थान, ऐसे कोई संस्था, सामाजिक संस्था इस नगर की हो जिसने विक्रम विश्वविद्यालय की भूमि को हरा भरा करने में, उसमें वृक्षारोपण करने में, और उन पौधों को केवल वे लगा नहीं रहे बल्कि उनकी उचित देखभाल कर रहे हैं, और वे जो पौधे लगाए गए थे वे अब सचमुच वृक्ष का आकार ले रहे हैं। तो विक्रम विश्वविद्यालय ने सोलर पैनल की स्थापना की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पर हमारा ध्यान है, और बहुत जल्द ही हम एक
स्वस्थ अपने पैरों पर खड़ा विश्वविद्यालय ऊर्जा की दृष्टि में बनना चाहेंगे। और इसके लिए जैसा मैंने बताया कि केवल उत्पादन नहीं, जागरूकता, समाज में जागरूकता भी लानी है। उस दिशा में भी हम विद्यार्थियों, समाज के लोगों में जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं, ताकि वे भी अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाएं और जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस योगदान दें। विक्रम विश्वविद्यालय में पर्यावरण अध्ययनशाला है, वनस्पति अध्ययनशाला है, और अभी हमने कृषि अध्ययनशाला में भी अध्यापन शुरू किया है, जिसमें कि हम वानिकी पढ़ाते हैं, जिसमें कि हम ऐसी खेती को बढ़ावा देने के पाठ्यक्रम चला रहे हैं, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें जल का उपयोग कम से कम हो, कम जल के उपयोग से अधिक फसल का उत्पादन हो सके। इस विषय में मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि गत वर्ष भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में, मोटा अन्न के रूप में, श्री अन्न के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष को मनाया। श्री अन्न की विशेषता ही यह है कि वह बहुत कम जल में, कम उपजाऊ भूमि में, बंजर हो चुकी भूमि को भी थोड़ा सा परिवर्तन करके हम उपजाऊ बना सकते हैं, उसको पुनः उर्वर बना सकते हैं और ऐसी फसल वहाँ उगा सकते हैं जिनसे कि पानी की बचत होगी और किसान भाइयों को आर्थिक लाभ भी होगा। ऐसे पाठ्यक्रमों को हमने प्रारंभ किया है, ऐसे प्रयासों को हम बढ़ावा दे रहे हैं और विद्यार्थियों को इसका प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसलिए विक्रम विश्वविद्यालय के विषय में मैं कहूँगा कि जलवायु संकट से निपटने के लिए, जलवायु के जो कठिनाइयाँ इस समय आ गई हैं, क्लाइमेट चेंज की जिस संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसको एड्रेस करने में विक्रम विश्वविद्यालय का कुल और उसके विद्यार्थी अपनी भूमिका निभाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अपनी बात मैं समाप्त करूं, इसके पहले मैं एक बार पुनः प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको बतलाना चाहता हूं कि आज जो कुछ हम इस दिशा में कर रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट क्लॉक वर्कशॉप की बात हो, जिसमें हमने इस नगर के लगभग 30 से अधिक संस्थाओं को क्लाइमेट क्लॉक से सुसज्जित किया। यह जो जागरूकता इस पर्यावरण के संकट पर जो जागरूकता फैलाए जाने की आवश्यकता है, उस दिशा में आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से हम काम कर रहे हैं। चाहे रिंकल अच्छे हैं, वाह जैसे कार्यक्रम आपके द्वारा जो संचालित किए जा रहे हैं, उनमें सहभागिता की बात हो, उन सभी कार्यक्रमों को हमने बहुत दिल से अपनाया है और हम उसमें सचमुच ये विचार करते हैं, आपकी सादगी, आपकी प्रेरणा, आपकी जो तपस्या है, मुझे बहुत विश्वास है कि वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जैसे तपस्वी को पाकर के यह देश भी धन्य है, हम धन्य हैं और विक्रम विश्वविद्यालय तो धन्य है ही, क्योंकि आपका सहचर्य हमको मिलता है, आपका मार्गदर्शन हमको मिलता है, आप हमेशा हमको मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ में होते हैं। मैं इसके लिए इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने का अवसर मुझे सद्भावना व्याख्यानमाला में मिला है। अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला में मुझे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का अवसर व्याख्यानमाला समिति ने दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान शिक्षा के साथ साथ समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में सदैव अग्रगण्य है। इस नगर का प्रमुख संस्थान है। इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे महत्वपूर्ण साधन है परिवर्तन लाने के लिए। मैं एक बार पुनः आपका अभिवादन, व्याख्यानमाला समिति का अभिवादन करता हूं और उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरक और बहुमूल्य अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। निश्चित रूप से आपके विचार हम सभी में ऊर्जा संरक्षण के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। भारतीय ज्ञानपीठ के सद्भावना सभागृह में बड़ी संख्या में उपस्थित शहर के बुद्धिजीवी वर्ग और युवा वर्ग आज के व्याख्यानों का साक्षी बना। ऑनलाइन उपस्थित श्रोताओं के साथ रेडियो दस्तक 90.8 FM पर सुनने वाले श्रोतागण भी कई सार्थक प्रतिक्रियाएं हमें प्रेषित कर रहे हैं। 22वीं अखिल भारतीय व्याख्यानमाला के शुभारंभ प्रसंग को अपने विचारों से स्मृतिपूर्ण बनाने वाले दोनों ही वरिष्ठ, वरेण्य और विद्वान वक्ताओं माननीय प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी साहब और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि कल दिनांक 21 नवंबर को सद्भावना व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता के रूप में सामाजिक अध्ययन केंद्र वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत के निदेशक माननीय प्रोफेसर सत्यकाम जोशी जी अपने विचार महात्मा गांधी और सर्वधर्म संभाव विषय पर प्रस्तुत करेंगे। इस महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे संस्कृतविद आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन माननीय डॉक्टर सदानंद त्रिपाठी जी।
तो आप सभी से व्याख्यानमाला में अधिक से अधिक सहभागिता के अनुरोध और अपेक्षा के साथ नमस्कार, प्रणाम।